So very good morning all of you. Good morning Aman, Ajay, Amandeep, Manisha, Payal. Very good morning Shivam, Sushil, Pramod, Preeti, Rishu. Good morning all of you. So yesterday we have completed up to. अच्छा शालू है क्या यहाँ पे? शालू, are you there? शालू and what was the yes, Pramod. गुड मॉर्निंग शालू. आप बेटा एक बार रिवाइज कर लीजिए. आज जो है जितना हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिया था, इनके साथ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए. उसके बाद फिर कल से जहाँ तक पढ़ लिया वहां से कवर कर लेंगे. आई नो कि थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन होती है कि पढ़ी हुई चीज कैसे पढ़े, बड़ी गुस्सा आती है उस टाइम पे, बट कोई नहीं. yes, ma'am. हाँ ये स्टार्टिंग से है, अभी और कितना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग ही है. चलिए, तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था कि 14 अगस्त को आपका क्या नाम है, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी. 15 अगस्त को आपकी इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी. 22 जुलाई को आपने फ्लैग अडॉप्ट किया था. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? हु हैज प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? प्रमोद एंड शालू. जवाहरलाल नेहरू. और कब लेके आए थे वो? डेट क्या थी? 1946. 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946. अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में? In 2 years, 11 17 days. How many rupees has been spent? 64 lakh. 64 lakh. अच्छा, ये बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट कौन से एक्ट में हुई है? Regulating Act 1773. वेरी गुड, वेरी गुड. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. किस एक्ट को बोलते हैं स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Government of India Act 1934. 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए कि मॉडर्न मनु या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? Sorry. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए कि हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947. ओके. और किस एक्ट से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है? दो एक्ट थे ना उसमें, माउंटबेटन एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. वेरी गुड. अब ये तो पूछने लायक नहीं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, ये तो पता ही होगा. चलिए, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके पहले, मतलब ये जो बन गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से इस हेल्प ली गई है, इसको कहते हैं सोर्सेस. सोर्सेस मतलब कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसके पहले अदर कंट्रीज में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीजें हमने इंडिया में ली है, ये क्वेश्चन आता है आपके मैचिंग में. ठीक. तो ब्रिटिश की क्या थे, हम लोग पहले से मतलब कॉलोनी किसके थे? ब्रिटेन के थे. तो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लिया है? तो पहला लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, इन तीनों को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे था? आपके ब्रिटेन में. वहां पे है आपका लोअर हाउस, अपर हाउस और क्वीन. ठीक है. और यहाँ पे है लोअर हाउस, राज्यसभा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ठीक. फिर अगला जो हमने ब्रिटेन से लिया है वो है कैबिनेट. कैबिनेट का मतलब होता है कि जैसे आप अपने मिनिस्टर्स मतलब चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, वो मेंबर आप चुनते हैं अपना एमपी. उन एमपी में से कुछ लोग बन जाते हैं आपके मिनिस्टर्स, जैसे रेल मिनिस्टर्स, खेल मिनिस्टर्स, जेल मिनिस्टर्स. अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कैबिनेट. क्योंकि पूरी पार्लियामेंट तो रोज नहीं मिल सकती, पर कुछ लोगों का जो ग्रुप है, जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है, वो रोज मिल सके और वेलफेयर पे काम कर सके, इसलिए कैबिनेट सिस्टम बनाई जाती है. ये कैबिनेट भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में. थर्ड है आपका बाई कैबिनेटिज्म. बाई कैबिनेटिज्म का मतलब कि दो हाउसेस होंगे. अगर मान लीजिए कि एक हाउस में किसी की बात हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए, मान लीजिए कि कोई इशू है वो विमेन के ऊपर है, लोकसभा में जो विमेन की पार्टिसिपेशन है वो कम है, तो राज्यसभा में भी वो इशू जाएगा. तो जब दोनों जगह पे डिस्कस होगा तो हमारा जो कहते हैं कि कानून फिर बहुत अच्छा बन के आएगा. इसलिए बाई कैबिनेटिज्म ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. फिर सिंगल सिटीजनशिप. हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि डबल सिटीजनशिप. देखो, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है. एक तो आप जिस स्टेट्स के रहने वाले हैं वहां का, और एक आपकी कंट्री का. जैसे अगर हम बोले इंडिया, आप कहाँ के रहने वाले, तो आप में से कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा, तो बोले कि पंजाब के हम सिटीजन है और इंडिया के सिटीजन है. तो ऐसा नहीं है. आप कहाँ के सिटीजन है, तो वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है.
और अगर यही यूएसए में होगा तो वॉशिंगटन भी बताएगा और यूएसए भी बताएगा। और यही चीज आपके जम्मू कश्मीर में थी कि जम्मू कश्मीर के लोग 2 सिटीजनशिप बताते थे, एक तो वो कश्मीरी थे और दूसरे वो इंडियन थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ वो इंडियन है। ठीक, फिर इसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ पे किसी राजा रानी का सरकार नहीं होगा। यहाँ पे हु इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है उसी के अकॉर्डिंग सबको मानना होगा, चाहे से वो अंबानी है, चाहे से वो डाउट टोटल सेक्शन का रहने वाला कोई पर्सन। तो ये जो 5 चीजें हैं ये हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। क्या क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाइकम्युनलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ। अगला है आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है? पहला है फंडामेंटल राइट। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, मतलब कि जब भारत आजाद हो गया तो लोगों को लगा कि अब तो हम अपने देश में रहने लगे, अब हमें किसी ने गुलाम तो करके रखा नहीं है। तो जब आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो हमें अपने लोगों को कुछ मतलब ऐसे राइट्स देने होंगे जो कि एज ए सिटीजन, मतलब सिटीजन की तरह उनको रहने के इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कहीं भी इंडिया के किसी भी नूक एंड कॉर्नर में लाइवलीहुड खोजने का अधिकार, वो राइट, या कहीं भी बस जाने का अधिकार, या आपके जो भी मन में आ रहा है। आप देखो, आप अपने फेसबुक पे अपने ही प्राइम मिनिस्टर को पप्पू, फेकू, गप्पू, चप्पू बोलते रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो भी चाहेंगे बोलेंगे। ये आपका फंडामेंटल राइट है। यू हैव द राइट टू, मतलब आपको अपने हिसाब से सोचने का और उसको एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, इम्पीचमेंट मतलब होता है वो तरीका जिससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो सबसे सुप्रीम है। बड़ी मुश्किल से जब इलेक्शन पड़ेगा प्रेसिडेंट का, तो आप देखिएगा उसकी इलेक्शन भाई बहुत टीडियस है, तो उसके हटाने का प्रोसेस भी बहुत टीडियस होता है। तो ये जो प्रोसेस है, अमेरिका में आप देखिए कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है सबसे सुप्रीम है। जैसे आपके डोनाल्ड ट्रम्प है ना, जो बाइडेन, बड़ी मुश्किल से लोग चुन के आते हैं, बहुत टीडियस प्रोसेस से ये लोग सिलेक्ट होके आते हैं। तो इनको हटाने का प्रोसेस भी बहुत ही टीडियस हुआ होता है। और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि देखिए, कानून बनाती है आपकी संसद, कानून को इम्प्लीमेंट कराएंगे आप लोग। जब आप लोग सिलेक्ट होके जाएंगे तो आप लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाएंगे, ठीक है। जैसे एसएससी की बॉडी है, एग्जीक्यूटिव की बॉडी होती है। इसी तरह आईएएस, पीसीएस, जितने भी ये जॉब्स है वो सब एग्जीक्यूटिव में जाती है कि जो नेता लोगों ने कानून बना दिया उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम होगा। लेकिन उनके कानून बनाने में और आपके इम्प्लीमेंट करने में जहां भी प्रॉब्लम होगी वो बताने का काम है जुडिशरी का। तो अगर जुडिशरी को सबके साथ मर्ज कर देंगे तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाएगी, आप लोग जो चाहेंगे उससे करा लेंगे। इसलिए जुडिशरी को रखा गया इंडिपेंडेंट। ना एग्जीक्यूटिव उनसे कुछ करा सकती, ना लेजिस्लेटिव। वो खुद देखेंगे कि आप लोगों का काम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियल रिव्यूज का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बना दे और आप लोग उसको एग्जीक्यूट करा दें, ठीक। इसके बाद किसी को प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं सबके घर में 1-1 किलो चावल अरविंद केजरीवाल देंगे, ठीक। और छत्तीसगढ़ में जो लोग रहते हैं उनको 1-1 घंटे का मेडिटेशन पंडित रविशंकर कराएंगे, श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग वाले। तो बताइए कि ये कानून क्या सही है? दिल्ली के लोगों को मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, 1-1 किलो चावल का ये क्या करेंगे? 1 केजी राइस। तो इनको जरूरत है मेडिटेशन की और उनको जरूरत है 1-1 केजी राइस। अब ये देखने का काम है जुडिशियल रिव्यू का कि जब जुडिशरी के पास कोई जाएगा बोलेगा कैसा कानून। तो जुडिशरी, आपने कोई काम एग्जीक्यूट किया है और पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आई है, उन दोनों का रिव्यू करके बताती है कि ये सही है या गलत है। इस प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जिस प्रोसेस से जजेस को हटाया जाता है वो भी प्रोसेस बहुत टफ होती है। तो जजेस का रिमूवल ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक बार फिर से रिवाइज करिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? फंडामेंटल राइट लिया, इम्पीचमेंट लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू लिया और जजेस का रिमूवल लिया। अब अगला था आपका आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, पहला है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव्स, और ये डायरेक्शन दिए किसको गया है? स्टेट को। अब स्टेट का मतलब आप ये मत समझिएगा यूपी, एमपी, बिहार। पॉलिटी की भाषा में स्टेट का मतलब होता है 4 चीजें, जहां ये 4 चीजें रहेंगी वही स्टेट है। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। मतलब कोई एक जगह जहां पे एक निश्चित संख्या में, निश्चित नंबर्स में पॉपुलेशन रहती है, इतने पॉपुलेशन यहाँ पे रहना है, वो पॉपुलेशन एक डिफाइंड टेरिटरी में रह गई। ये टेरिटरी मतलब पता है कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, ठीक है, तो डिफाइंड टेरिटरी में रह रही है। उस पॉपुलेशन और टेरिटरी की एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट कैसी है? सोवरेन है। सोवरेन का मतलब कि जैसा कानून वो चाहेंगे अपने कंट्री वालों के लिए वैसा कानून वो बना लेंगे, इनको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होगी। इसको कहते हैं सोवरेन।
अब मान लीजिए यूपी को चेक करिए कि यूपी स्टेट है कि नहीं, यूपी है तो वहाँ पे पॉपुलेशन है, हाँ वहाँ पे पॉपुलेशन है। टेरिटरी है तो डिफाइंड टेरिटरी है, सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक आपका यूपी आता है। सोवरेन मतलब कि अपना कानून बनाने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो वहाँ पे योगी जी की जूनियर मोदी जी की गवर्नमेंट है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट सोवरेन है? क्या योगी जी जो चाहे वही कानून यूपी में बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछना ही पड़ेगा। तो यूपी की गवर्नमेंट क्योंकि सोवरेन नहीं है इसलिए यूपी स्टेट नहीं, यूपी क्या है? प्रोविंस। इंडिया में देखिए, इंडिया में पॉपुलेशन है तो बिल्कुल पूरे में पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है। टेरिटरी तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफाइंड है, कश्मीर से कन्याकुमारी इंडिया है। गवर्नमेंट तो मोदी जी की गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट सॉवरेन है, बिल्कुल गवर्नमेंट सॉवरेन है। उनको हमें अपने कानून बनाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका नहीं बताते, जैसा कानून हम चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेट। ठीक है, तो डीपीएसपी का मतलब डायरेक्शन दिया गया है किसको? स्टेट को। स्टेट मतलब इंडिया को, कि आने वाले टाइम में आप कानून को कैसे बनाएंगे, हाउ वुड यू मेक द लॉ, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डिफाइंड इन योर डीपीएसपी, इन योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाएंगे किस तरीके से, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। वो लिया है हमने अमेरिका से। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो जो तरीका है वो हमने दिया है आयरलैंड से। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में आपको, आपने नाम पक्का से सुना होगा सचिन तेंदुलकर और रेखा का। रेखा और सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है कि हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। जैसे बिग बॉस में देखो ना, बिग बॉस में नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन मतलब इनमें से कोई, तो नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को जो 4 चीजों में बहुत अच्छा काम करके आते हैं। क्या क्या? लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज और जर्नलिज्म। तो सचिन तेंदुलकर को सोशल सर्विसेज के लिए राज्यसभा में प्लेस दिया गया है और सेम में आपकी रेखा को आर्ट में उनके मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यसभा में प्लेस दिया गया है। ठीक है, तो नॉमिनेशन जो है राज्यसभा में जो नॉमिनेशन का तरीका होता है ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ठीक, अगला है आपका कनाडा। कनाडा से हमने कॉन्सेप्ट लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब स्टेट की कितनी पावर होगी, सेंटर की कितनी पावर होगी। स्टेट अलग, सेंटर अलग, लेकिन क्या ऐसी चीजें जो स्टेट और सेंटर को आपस में बांधती है, जैसे रेलवे, जैसे टैक्स कलेक्शन, जैसे जीएसटी, ये सब क्या है? फेडरेशन के पार्ट। फेडरेशन मतलब स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होगी। रेजिडुअरी पावर मतलब होता है कि देखिए आपका शेड्यूल, हमने कल आपको बताया था कि लास्ट में शेड्यूल जोड़े गए। ये शेड्यूल 3 तरह के होते हैं। सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसमें मोदी जी की सरकार का होगा। स्टेट लिस्ट जिसमें कानून बनाने का जो राइट है वो आपके योगी जी का होगा। और कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इन लिस्ट के अलावा भी जो चीजें बच गई उसको कहते हैं रेजिडुअरी पावर, जो अलग अलग जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखी हुई। इस रेजिडुअरी पावर पे कानून कौन बनाएगा? प्लीज रिपीट, कौन सा पॉइंट? रेजिडुअरी पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन का मतलब होता है स्टेट और सेंटर में कैसा रिलेशन होगा। स्टेट और सेंटर में कैसा रिलेशन होगा उसको कहते हैं फेडरेशन। रेजिडुअरी पावर का मतलब होता है, रेजिडुअरी का मतलब ऐसे समझिए कि जो हमने आपको बताया था कि 12 शेड्यूल है लास्ट में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है वहाँ पे शेड्यूल दिया है। इस शेड्यूल में एक शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 7, और इस शेड्यूल नंबर 7 में ये भी आपका रिपीट होगा ये सारा कुछ, तो उसके लिए इतना वरी मत करिए। 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट दी होंगी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यानी आपकी मोदी जी की सरकार, जो मोदी की गवर्नमेंट है वो बनाएगी। स्टेट लिस्ट जिसपे कानून बनाएगा आपका राज्य सरकार यानी योगी जी की गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट जिसपे कानून दोनों लोग बना सकते हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट आपके एयरपोर्ट के लिए जितने भी कानून होते हैं वो सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस का क्या ख्याल रहेगा वो स्टेट बनाएगी। कंकरेंट मतलब रेलवे, कंकरेंट मतलब आप समझ लीजिए फॉरेस्ट, इसमें दोनों बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पावर्स बच जाती है, कुछ पावर्स बच जाती है, उसको कहते हैं रेजिडुअरी पावर। और ये रेजिडुअरी पावर पे लॉ बनाने का राइट सोनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट का कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, तो गवर्नर कैसे अपॉइंट होगा, ये अपॉइंटमेंट का तरीका भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। अब जर्मनी देखिए, जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी पावर। जर्मनी से इमरजेंसी पावर का मतलब कि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि मान लीजिए पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक कर दिया और आपके पास फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि कहीं भी जाने का, घूमने का आपको राइट है, और आप बोले कि भाई मेरे पास तो राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मैं घूमूंगा और मुझे बॉर्डर पे जाके देखना है कि युद्ध कैसे होता है और मैं उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगा, तो वहां पे इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी मतलब अब जो राष्ट्रपति चाहेंगे या जो पार्लियामेंट चाहेगी वो सबको मानना ही मानना होगा, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये चीज होती है आपकी इमरजेंसी की पावर। अभी पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट, ये सारा कुछ ये क्या सोर्स कहाँ से लिया गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे तो इमरजेंसी पावर, फेडरेशन, ये सारा कुछ अभी आपके टॉपिक में आएगा। अभी आप ये देख लीजिए कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, क्योंकि मैचिंग में से क्वेश्चन आते हैं।
फिर एक कंट्री आपका यूएसएसआर, अब यूएसएसआर को कहते हैं रशिया। इस रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ राइट्स दिए कि भाई आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। यानी मेरी फंडामेंटल राइट वहीं पे खत्म हो जाती है जहाँ से आपके फंडामेंटल राइट शुरू होती है ना। तो जो कैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप म्यूजिक उतना ही तेज सुन सकते हैं जिससे किसी दूसरे को हैम्पर ना हो, तो वो हो गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया है रशिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो देखिए मैंने आपको बताया 3 लिस्ट होती है, एक सेंट्रल, एक स्टेट, एक कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट इसमें दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। तो एक कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि यूपी वाला चाहे, जैसे यूपी में चावल गेहूं बहुत ज्यादा होता है और बंगाल में चावल बहुत ज्यादा होता है, तो बंगाल के लोग चावल अपना पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सके और यूपी के लोग हर जगह आपका वीट बेच सके। तो फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए कि आप जैसा चाहे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो फिर थर्ड है आपका ज्वाइंट सिटी। ज्वाइंट सिटी का मतलब क्या है, कोई बिल एक्ट तब बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों जगह से पास हो जाए। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा ने परमिशन दी थी, राज्यसभा में नहीं दिया, या राज्यसभा ने दी थी, लोकसभा ने नहीं दिया। अब जरूरी है कि वो बिल पास हो जाए, तो एक हाउस है जहाँ पे दोनों एक साथ बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उसको हेड करता है, चेयर करता है। उसके बाद उस कानून को पास किया जाता है, उसको कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करती है। अगला है आपका एक और बचा है, ये है साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी तरीके का अगर आप कॉमा और फुल स्टॉप भी ऐड करना है तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और ये प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट, यानी आपको अमेंड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो ये जो अमेंडमेंट का तरीका है ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। और लास्ट है आपका इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का मेंबर। एक तो हमने पढ़ा नॉमिनेशन कि 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो उस तरीके से नहीं होता जैसे हम आप लोग लोकसभा का करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके वोट कास्ट करेंगे। राज्यसभा के इलेक्शन में बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो होता है, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ये मेथड हमने अडॉप्ट किया है साउथ अफ्रीका से। एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए पूरे का। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का मेंबर, मतलब कि राज्यसभा में जो लोग बैठेंगे उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। और जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि राज्यसभा में मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अभी तो मतलब बहुत हाथ से दर्द हो जाएगा, अभी आपने लोकसभा तो पढ़ी ही नहीं, तो ये जो लाइन से आएगा ना सारे सीक्वेंस आपके कवर हो जाएंगे। राज्यसभा में लोग उस तरीके से नहीं चुने जाता कि जाकर उनको वोट किया जाए, चुने हुए लोग ही चुनते हैं, ठीक। फिर आयरलैंड से आपने लिया है डीपीएसपी, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, राज्यसभा में लोगों का नॉमिनेशन कैसे होता है। नॉमिनेशन और इलेक्शन दो अलग अलग चीजें। नॉमिनेशन मतलब आपको किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि यू आर मच मोर कैपेबल, आप जो है 4 चीजों से बिलोंग करते हैं, चारों में से किसी में भी, लिटरेचर में, आर्ट में, सोशल सर्विसेज में या जर्नलिज्म में, तो आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो आपको नॉमिनेट कर देंगे राज्यसभा के मेंबर के लिए। और उसके बाद कनाडा से हमने लिया कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, लेजिस्लेटिव पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। फिर हमने जर्मनी से लिया इमरजेंसी पावर, और यूएसएसआर से यानी रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑस्ट्रेलिया से लिया कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग, और अब साउथ अफ्रीका से लिया है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा ये एमसीक्यू करके बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। बाकी लोगों को क्या लगता है? पायल, पूजा, प्रीति, प्रियांजलि, सैफ। मैम कनाडा। यस मैम कनाडा। पक्का? Yes, ठीक है, देख के तो नहीं बता रहे, बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। अब यूएसएसआर को अब क्या कहते हैं? रशिया। रशिया। अच्छा ये बताइए कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। सैफ आप जर्मनी बता रहे हैं। अच्छा बताइए, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, वो कहाँ से लिया है? साली आप बताओ। साउथ अफ्रीका। या अब ये बताइए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये कहाँ से लिया है? पूजा, सालू। मैम यूएसए। मैम यूएसए। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया। लेजिस्लेटिव पावर कहाँ से ली गई है? कौन सी? लेजिस्लेटिव पावर कनाडा। नहीं, कनाडा मैम। कनाडा। डीपीएसपी बताइए।
डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? Ireland. नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, Ireland. नॉमिनेशन भी South इलेक्शन। Africa. South Africa. South Africa. ठीक है, अब भूलेंगे तो नहीं। मैम डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या बताई आपने? डायरेक्टिव, ये अभी आएगा आगे, परेशान मत होइए, फिर भी अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, अब ये आप शुरू हो रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका डिवाइडेड है पार्ट्स, ठीक है। तो कितने पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 25 पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है आर्टिकल में डिवाइड होते हैं, और आर्टिकल को देखिए पढ़ा कैसे जाता है। मान लीजिए कि लिखा है आर्टिकल, ऐसे लिखा है, इसको बताइए क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। अगर मान लीजिए ये लिख दे तो आर्टिकल 19 पार्ट ए। पार्ट ए नहीं, बस आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A, पार्ट 1 कुछ नहीं, आर्टिकल 19A। अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, आप ऐसे, जिसने पोल साइंस पहले पढ़ा हो वो बताइए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए। नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, पहले होगा क्लॉज, अगर एक और लगा देंगे तो सब क्लॉज। आर्टिकल अगर ऐसे लगाते आर्टिकल 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। पढ़ना समझ में आया कि आप आर्टिकल कैसे करते हैं? अगर केवल ये लिखा था तो 19 आर्टिकल 19 ए, यहाँ पे अगर ब्रैकेट लग जाएगा तो क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। आई बात समझ में? सैफ, साक्षी, सालीन, शिवम, सुशील, मोनिका, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, फिर सब क्लॉज सी। उसके बाद लास्ट में जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें दी हुई है वो शेड्यूल में दी हुई है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इस तरीके से भी लास्ट में शेड्यूल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बटा आपके पार्ट्स में, पार्ट बटे होते हैं आपके आर्टिकल्स और सब आर्ट्स में, फिर शेड्यूल। और इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो पूरा पूरा पढ़ेंगे। आर्टिकल 19A, ब्रैकेट लग गया तो क्लॉज है, और अगर ब्रैकेट लगा तो एक क्लॉज है, दूसरा सब क्लॉज, फिर सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। अब है आपका सबसे पहले जो शुरुआत होती है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर में है आपके पार्ट्स, ठीक। तो अभी आर्टिकल छोड़ दीजिए, सिर्फ पार्ट पे फोकस करिए कि कौन से पार्ट में क्या चीजें हैं, ये भी मैथ में क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सबसे पहले आपका, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलेंगे वहां पे आपका पीएमएल, पीएमएल के बाद जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड स्टेट्स। पहले डिफाइन किया गया है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया और भारत कहाँ से कहाँ तक है, यानी इंडिया कितने मतलब स्टेट्स का यूनियन है, कितने स्टेट्स से मिलकर बनाया है यूनियन, और टेरिटरी कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये बात हो आपके पार्ट 1 की। पार्ट 2 बात करता है आपके सिटीजन की। तो ये तो हमने बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया है। अब इंडिया में रहने वाले लोग कौन कौन से हैं, यानी किसको आप सिटीजन बोलेंगे। मान लीजिए कोई घूमने आया बांग्लादेश से, या कोई बांग्लादेश से पढ़ने आया, ठीक है, तो क्या वो इंडिया का सिटीजन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके पार्ट 2 में दी हुई है। या मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई बच्चा जाके रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने लगे, तो क्या वो इंडियन सिटीजन होगा। तो पहला पार्ट जो बताता है कि भारत क्या होगा, व्हाट इज इंडिया, कहाँ से कहाँ तक भारत है। फिर पार्ट 2 जो बात करता है भारत में रहने वाले लोग कौन कौन होंगे, तो सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाता है। पहला हो गया कि भारत क्या है या इंडिया क्या है, पार्ट 2 हो गया कि हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर पार्ट 3 बात करता है आपकी फंडामेंटल राइट की, कि जो हमारे लोग हैं, जो इंडिया में रहने वाले सिटीजन है, आप उनको क्या राइट देंगे। मतलब क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन है और आपकी मेहनत से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो आपके पास क्या बेसिक मिनिमम राइट होने चाहिए, जैसे कि आप एक प्रिविलेज्ड लाइफ जी सकें, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो पहला यूनियन एंड सेल्फिश, दूसरा सिटीजनशिप, और थर्ड है आपका फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट भी हमने कहाँ से लिया है आपका, सॉरी कौन से पार्ट में, पार्ट 3 बात करता है आपके फंडामेंटल राइट की। फिर पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की। तो पार्ट 4 में ये बताया गया है सरकार को कि भाई तुम लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे, ये बात बता दी गई सरकार को पार्ट 4। बाद में ये देखिए 4A, यानी कि यहाँ पे सब क्लास नहीं, पार्ट 4A, जहाँ पे सिटीजन को ये बोला गया कि भाई अगर हमने तुम्हें फंडामेंटल राइट दिया है, हम आपके लिए कानून पे अच्छे अच्छे बना रहे हैं, तो अब आपकी ड्यूटी होगी
कि आप बाकी सब चीजों की रिस्पेक्ट करें, बाकी सबको भी उतना ही, मतलब आप अपने राइट को वहीं पर मिनिमाइज कर लेंगे जहाँ पे दूसरे के राइट का वो हैम्पर करेंगे। तो ये चीज आपके पार्ट 4A में दी गई है। पार्ट 5 से बात की जाती है, पहले इतना रिवाइज करिए। पार्ट 1 यहाँ पे बात की गई भारत क्या होगा, कौन कौन से स्टेट होंगे, कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये पार्ट 1। पार्ट 2 बोला गया कि भाई अगर भारत है तो भारत में रहने वाले लोग कौन होंगे, तो वो होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया पार्ट 2। पार्ट 3 बोला गया कि अगर भारत बन गया, लोग हो गए, तो इन लोगों को देंगे कुछ हम राइट्स जिससे कि वो एक वेलफेयर लाइफ जी सके। फिर पार्ट 4 ने आपकी बात कर दी स्टेट्स की, कि स्टेट को भाई ऐसा ऐसा काम करना चाहिए टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ अवर मासेस। फिर पार्ट 4A जो कि लोगों को बोलता है कि आपकी कुछ, अगर आपको कुछ राइट्स मिले हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी होगी जिसको आपको फुलफिल करना ही करना है। फिर पार्ट 5 जो कि बात करती है यूनियन गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ 2 गवर्नमेंट है, मतलब 3 है, एक यूनियन है, एक स्टेट है, और उसके बाद आपके पंचायत होते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट की बात आपके पार्ट 5 में की गई है। अब पार्ट 6 से बात कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 को अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है। अब ये पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्ट 7 हट चुका है। फिर से पहले देखिए, पार्ट 1 यूनियन इट्स सेल्फ, पार्ट 2 रहने वाले लोगों ने तो सिटीजन हो गए, पार्ट 3 इसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई, पार्ट 4 जो कि स्टेट को बताता है डायरेक्शन की ऐसा ऐसी कानून बनाओ, पार्ट 4A जो हमें बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करिए, पार्ट 5 जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है, पार्ट 6 जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है, और पार्ट 7 जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुका है। फिर पार्ट 8 आपके यूटीज के बारे में बताता है, जैसे आपका गोवा, दमन-दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब क्या है, यूटीज है। अभी इंडिया में टोटल कितने स्टेट और कितने यूटीज हैं, कौन बताएगा? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड हाउ मेनी यूटीज, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? कितने यूटीज हैं? और 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरी, 8। फिर आपका पार्ट 9 जो की बात करता है पंचायत इलेक्शन की, ठीक है, जो आपका ग्राम पंचायत, ये पंचायत, वो पंचायत, लोकल बॉडी, तो पंचायत की बात होती है पार्ट 9 में। और जैसी जो पंचायत है आपके रूरल सेक्टर में बनते हैं, प्रधान वगैरह आपके रूरल सेक्टर में होता है, सरपंच आपकी रूरल में बनते हैं। पार्ट 9A बात करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यानी अर्बन एरिया में कैसे आपकी जो चीजें वो बनती है, वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पार्ट 9 ने बात की पंचायत यानी रूरल की, पार्ट 9A ने बात की अर्बन यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। फिर है आपका पार्ट 9B जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए हम लोगों के यहाँ पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था तो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किसी के पास बीटेक एमटेक की डिग्री नहीं थी, तो ऐसे में लोग अपना काम कैसे शुरू करेंगे, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट लाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलकर कोई काम करता है। सपोज कि हमें मिल्क का प्रोडक्शन करना है, ठीक, मिल्क में हमें काम करना है। अब हम सब लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है वो जो ये काऊ और बफेलोज है वो मेरे पास है, लेकिन मुझे अब पता नहीं कि मैं क्या करूं। मैंने हायर कर लिया साक्षी को, इनका काम होगा कि दूध को निकालना, तो दूध को निकालने का काम हो जाएगा साक्षी का। फिर सैफ के पास एक फैक्ट्री है, तो सैफ क्या करेंगे कि ये जो है पैकेजिंग जितनी भी होगी मिल्क के प्रोडक्ट की, ये पैकेजिंग करेंगे, पैकेटिंग में लेके जाएंगे। फिर प्रियांजलि क्या करेंगी, इसको शॉप टू शॉप पहुंचाएंगी। फिर शॉप वाला क्या करेगा, उसको कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो हम सब लोग मिल के पूरा एक मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा सब आपस में बांट लेंगे। इस तरह की जो सोसाइटी बनती है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये आपके पार्ट 9B मिलती है। पार्ट 4 अब देखिए जितने इंपॉर्टेंट है केवल हमें उतने ही पार्ट पढ़ने, सारे मत रखिए। पार्ट 14 जो कि आपके ट्रिब्यूनल की बात करता है। ट्रिब्यूनल का मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी भी केस से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपके साथ कुछ अन्याय हो गया है, लेकिन आप कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है केवल उसी काम के लिए। जैसे तमिलनाडु और कावेरी में झगड़ा हो गया था कावेरी वाटर को बांटने के लिए। प्लीज अनम्यूट बेटा, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, पायल अनम्यूट कर दीजिए। तो झगड़ा हो गया कावेरी वाटर के बांटने के लिए कि हमें इतना वाटर मिलना चाहिए, हमें इतना मिलना चाहिए। अब फिर ट्रिब्यूनल बना देंगे, ट्रिब्यूनल ये बताएगा कि किसको कितना मिलना चाहिए। ये चीज आपके पार्ट 14 में दी हुई है। पार्ट 15 बात करता है आपकी इलेक्शन की। इलेक्शन मतलब हम लोग की डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मतलब जहां हम अपना नेता खुद चुनते हैं, तो वो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम अपना नेता चुनेंगे तो हमें प्रोसीजर भी तो पता होना चाहिए कि कैसे जाके चुनेंगे। वो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपके पार्ट 15 में दिया हुआ है। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी पावर की, कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, या अभी ऐसे कोविड का ही सिचुएशन है, तो कोविड की सिचुएशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। फिर इमरजेंसी लगने पे हम सबकी फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। ये आपके पार्ट 18 का पार्ट है।
और लास्ट आप पार्ट याद रखिएगा पार्ट 20, जिसके हिसाब से आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फुल स्टॉप भी लगाना है, उसमें अमेंडमेंट करना होगा। तो पार्ट 20 आपके अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। एक बार रिवाइज करिए। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजन कौन होगा कंट्री का, पार्ट 3 कि उन सिटीजन को क्या क्या राइट होंगे, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 जो की बात करता है कि स्टेट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो कानून को कैसे बनाएगा, पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 6 आपकी स्टेट, पार्ट 7 ऑब्सोलीट हो चुका है, पार्ट 8 ने यूनियन टेरिटरीज की बात की, पार्ट 9 ने लोकल पंचायत की बात की, पार्ट 9A ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की, पार्ट 14 ने ट्रिब्यूनल्स की बात की, पार्ट 15 ने इलेक्शन की बात की, पार्ट 18 ने इमरजेंसी पावर की बात की, और पार्ट 20 ने अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में बताया है। क्लियर हुआ? अब जरा बताइए एक एक करके, कौन शुरू से लेके 4A तक पूरा बता सकता है? पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक कौन बता सकता है? माधी से बताइए। हाँ बताइए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक। पहले यूनियन टेरिटरीज, हाँ उसके बाद फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फिर डीएस, पहले यूनियन Citizenship. फिर सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स, हाँ देन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, DPSP Part 4. फिर देन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 5 बताइए, पार्ट 5 कौन बताएगा? पार्ट 5 में क्या गिवन है? यूनियन The Union Government. पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, The State Government. स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 में स्टेट इन पार्ट मैम एग्जिस्ट नहीं है वो। एग्जिस्ट नहीं करता। वेरी गुड। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 8 में, पार्ट 9 पंचायत, Panchayat. पंचायत, पंचायत, पार्ट 9A म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पार्ट 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। वेरी गुड। आप बताइए, आप पार्ट 20 अमेंडमेंट, इलेक्शन, 18 बताइए, पार्ट 18 में क्या? इमरजेंसी पावर। और पार्ट 15 बताइए, इलेक्शन, इलेक्शन। अभी ये मैं शीट भेज दूंगी तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि फिर आपको भूले ना। अभी से पूछते हैं, बताइए इलेक्शन कौन से पार्ट में दिया हुआ है? इलेक्शन कौन से पार्ट में दिया है? 15, ट्रिब्यूनल कौन से पार्ट में दिया है? 14, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे दिया है? 4 एग्जीक्यूटिव कहाँ पे दी हुई है? यूनियन गवर्नमेंट। फाइव। वेरी गुड। पंचायत बताइए। Part 9. चलिए अब शुरू करते हैं आपका म्यूट कर दीजिए। देखिए पहले तो कौन प्रीएम्बल को पूरा पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन अच्छे से पूरा पढ़िए। कोई पढ़ो इसको अच्छे से, आप में से ही तेजी से एक बार अनम्यूट करके पढ़िए इसको प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give us to ourselves this Constitution. वेरी गुड। इस प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को कहते हैं इट्स अ रूल बुक। जैसे आपका मोबाइल आता है ना रूल बुक के साथ कि भाई आप मोबाइल को कैसे यूज करेंगे, वो पहले ही बता दिया जाता है, कोई भी गैजेट के साथ होता है। इसी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपके प्रीएम्बल के साथ।
प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लास्ट में प्रीएम्बल को जोड़ दिया गया ताकि सिंक्रोनाइज रहे कि जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही गई है वही प्रीएम्बल में कही गई है। प्रीएम्बल को पढ़ के हमें ये समझ में आ जाता है कि अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बातें लिखी हुई है। आई बात समझ में? अब इसको मतलब प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को सेक्शनल पढ़ना पड़ता है क्योंकि सेक्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है कि सोर्स क्या है। प्रीएम्बल हमें एक चीज बताता है कि सोर्स यानी पावर कहाँ से आती है। अगर हम बोले कि अर्थ पे पावर का सोर्स क्या है, अर्थ पे पावर का सोर्स क्या है, अर्थ पे पावर कैसे आती है बताइए। अर्थ पे पावर का सोर्स क्या है? सन। ठीक है, इसी तरीके से आपके इंडिया में पावर का सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया। कौन से पीपल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग, हम भारत के लोग, यानी हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको पावर देने वाले लोग कौन है? हम भारत के लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया विल बी द सोर्स। हम ही अपने नेता चुनते हैं, तो सोर्स कौन होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या चाहते हैं? तो है कि क्या मतलब इंडिया को क्या बनाने वाले हैं, क्या क्या देने वाले हैं, ये होगा फीचर। क्या फीचर्स है? तो 5 तरह के फीचर्स देने की बात की जा रही है। पहला कहा जा रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल मेक सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है ऐसा इंडिया बनाएंगे जो सोवरेन होगा। सोवरेन आने के पीछे का मतलब ये था कि पहले क्या था कि ब्रिटेन हमने हमें गुलाम करके रखा था, तो हमारी हर चीजें मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा डिसाइड करने का राइट किसके पास था? ब्रिटेन के पास था। वही बताता था कि ये आपके लिए अच्छा होगा, ये खराब होगा। तो सोवरेन मतलब हम अपनी पॉलिसीज खुद बनाएंगे, जैसा हमें समझेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, एमपी में ऐसा होना चाहिए, यूपी में ऐसा होना चाहिए, बिहार में ऐसा होना चाहिए, तो ये सोलली डिसाइडेड बाय अस ओनली। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सपोज करिए कि आप मतलब अगर मतलब कोई गरीब बच्चा और आप अपने को कंपेयर करके देखिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जाके टाटा बिरला डालमिया के हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक। लेकिन कोई विधई है गांव का या कोई एक रामलाल काइंड ऑफ पर्सन है, उसके पास पैसे नहीं है और उसको सिंपल सा स्नीच हो जाए या सिंपल सा वायरल हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, तो दिस इज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की फेलियर है। यानी जिन तक चीजों की एक्सेस ना हो उन तक भी चीजों को पहुंचा दिया जाए, तो सोशलिस्ट रिफॉर्म होता है। जैसे जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो जाके दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, पर जिनके पास वो एक्सेस नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आएगी? सर्व शिक्षा अभियान। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास अच्छे बैंक अकाउंट है, उनका तो बैंक अकाउंट पहले से है, पर जिनके कोई बैंक अकाउंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या लेके आएगी? जन धन योजना। तो सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। फिर सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है हमारे इंडिया में किसी एक धर्म के लोग तो रहते नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यूज, पारसी, क्रिश्चियन, मतलब बहुत सारे धर्म जो है एक साथ रहते हैं। तो अब अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का स्टेट रिलीजन क्या है, तो हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया में ये कहते हैं कि हम लोग सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की हर मतलब कोई भी धर्म हो, उससे ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है। गवर्नमेंट का हर धर्म से प्रिंसिपल डिस्टेंस है। प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब अगर वो हिंदुओं के लिए कुंभ मेला लगवाएगी तो मुसलमानों को भी हज की सब्सिडी देगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब हर धर्मों को बराबर लेकर चलना। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सेक्युलर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हमारा नेता कैसा होगा और कौन होगा, इसको चुनने वाले लोग कौन होंगे? हम होंगे। क्या होगा? तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर हम देखते हैं कि मोदी जी को बनना चाहिए या मनमोहन जी को बनना चाहिए, तो डिसाइडेड बाय असेंबली। इसके उत्तर हो गया डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब होगा कि यहाँ पे राजा रानी का कॉन्सेप्ट खत्म। जो पब्लिक फिगर होगा वो हमेशा और हमेशा लोगों में से ही निकला हुआ कोई पर्सन होगा। अगर राजा को भी राजा वापस से बनना है तो उसको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी अगर चाहे तो वो जो है आपका राजा बन सकता है, बशर्ते उसने चुनाव को पास कर दिया। तो फीचर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों बना रहे हैं ऐसा इंडिया को? तो देखिए 3 ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। तो जस्टिस कहाँ जस्टिस देंगे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है रीच टू द अनरीच, जहां तक चीजों की एक्सेस नहीं है उन तक चीजों की एक्सेस कराना, मतलब उनको कहते हैं सोशल जस्टिस। अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरे घर के बाहर जो है पेड़ गिर गया, सपोज करिए कि आंधी आई और पेड़ गिर गया, अब मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपना हटवा दिया पेड़ को किसी लेबर को लगा के, पर जो गरीब इंसान है वो नहीं हटा पा रहा है। अब वो उसी कॉजेस पेड़ को हटवाएगी, सारा कुछ साफ करेगी ताकि बाकी के लोग निकल सके। तो सोशल जस्टिस होता है रीच टू द अनरीच, जिन तक जो है चीजों की मतलब रीच नहीं हो पाई उन तक उस चीज को पहुंचाना, तो कहते हैं रीच टू द अनरीच। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि जिस तरीके की भी चीजें आपको करना है वो आप कर सकें।
अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है एसएससी का एग्जाम पास करना चाहिए, आप एसएससी का एग्जाम दीजिए। आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चाय और समोसे की दुकान डालनी है, डालिए। जस्टिस मतलब होता है व्हाट एवर यू विल वांट टू। तो इकोनॉमिक में जिस तरह की चीजें आपको पसंद है, जो आपकी कैलिबर है, आप उसमें जाइए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है 1% वोट, 1 वोट। अगर मैं मोदी जी को वोट दूं तो भी वो 1 वोट होगा। मोदी जी को कितने वोट मिले? 1 वोट मेरी तरफ से। और अंबानी भी वोट देंगे तो वो भी 1 वोट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पैसे वाला वोट देगा तो उसका 1 वोट मतलब 5 वोट, और अगर कोई गरीब देगा तो उसका 1 वोट मतलब 1 वोट। तो ऐसा नहीं है। तो आप कोई भी हो, आपका 1 वोट मतलब 1 वोट, तो 1% 1 वोट, इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो पहले हो गया जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो 3 तरह के जस्टिस देने की बात की गई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी में जो है 5 तरह की लिबर्टी दी गई है। पहला है कि थॉट्स, आप कैसी भी चीजें सोच सकते हैं, है ना। आपका मन है, अगर मैं बोलूं कि वेजिटेरियन खाना अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन बेकार है, लेकिन आपको लगता है नहीं नॉन वेजिटेरियन अच्छा है, तो आपको जैसे लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं नॉन वेज ही अच्छा है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, एक्सप्रेस। आप बता भी सकते हैं कि हाँ मुझे नॉन वेज पसंद है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें आप सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करने का भी आपको राइट है। बिलीफ, बिलीफ मतलब उसमें पक्का दृढ़ विश्वास कि भाई अच्छा है मतलब अच्छा है, प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, ऐसा होता है, तो बिलीफ। फेथ, फेथ मतलब होता है आस्था। आस्था का मतलब होता है जो टूटने ना पाए, ठीक है। तो आपकी आस्था उस पर, आस्था का मतलब कि अगर कोई उसको आपके अगेंस्ट पे लेके जाता है, आपका मन नहीं है, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, उसको कहते हैं फेथ। फिर है वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है उसी चीज की पूजा करने का भी अधिकार, उसके बारे में मतलब उसकी आराधना, उसकी पूजा का मतलब क्या होगा कि जैसे बहुत लोग बलि वगैरह देते हैं, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्शिप। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी 2 तरह की इक्वालिटी आती है। 2 तरह की इक्वालिटी में एक होता है स्टेटस की इक्वालिटी और दूसरा है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। स्टेटस का इक्वालिटी का मतलब होता है कि जैसी इक्वालिटी आप मतलब स्टेटस मतलब कि जो अंबानी का स्टेटस होगा, आपका भी वो स्टेटस अगर आप चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप में मेरिट, मेरिट में अगर मान लीजिए कोई दलित पर्सन है, कोई एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसके पास मेरिट है, तो वो भी आईएएस का एग्जाम देगा। और अगर कोई पर्सन फॉरवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, बशर्ते कि आप एक सर्टेन जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिए। तो स्टेटस लेने का और अपॉर्चुनिटीज का मतलब अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यू बोथ आर एट पार, दोनों ही आप दोनों एक पार होंगे, दोनों को सरकार की तरफ से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो दीज थ्रीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर प्रीएम्बल, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। दीज आर द क्या कहते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर इंडियन प्रीएम्बल। फिर है गोल। अब जब ये हो जाएगा, हमने इंडिया को ये 5 फीचर्स बना दिए, ये हमने जो है इंडिया को क्या कर दिया, ये जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे। ऑब्जेक्टिव बाद एक गोल, ये सब होने के बाद हमने अचीव क्या कर लिया, तो अचीव कर लिया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाई भाई। अगर मान लीजिए कि जैसे घर में अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो कहते हैं ना, जितना बड़े वाले को मिलेगा उतना ही छोटे भाई को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने जस्टिस दे दिया, हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री बना ली, तो उससे हमारे इंडिया में क्या हो जाएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब हम सब चीजें खत्म ना हो पाए और भाई भाई को कंसेप्ट आ जाए कि मैं जितना मेरा राइट है उतना आपका भी राइट है, जितना आपका राइट है उतना मेरा भी राइट है। इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। जिससे क्या होगा कि हर आदमी की डिग्निटी बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी और नेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड नेशन हो जाएगा। तो दिस इज द गोल ऑफ अवर प्रीएम्बल। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हो गया कि ये जो है हमारे प्रीएम्बल को बना लिया गया। तो प्रीएम्बल का सोर्स क्या है कि हम भारत के लोग इंडिया के सोर्स है, मतलब प्रीएम्बल के सोर्स है। फिर हमने क्या फीचर पता हमारे प्रीएम्बल के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों बनाया गया, तो हम 3 चीजें अपने लोगों को देना चाहते थे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। तो 3 तरह की जस्टिस देने की बात की गई थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी 5 तरह की लिबर्टी देने की बात की गई थी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप की लिबर्टी। उसके बाद इक्वालिटी, तो दो तरह की इक्वालिटी, स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। तो इससे होगा क्या, तो गोल था फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि लास्ट में अटैच किया गया। अब इसको लेके कुछ इश्यूज आने लगे, तो जब भी कोई इशू सॉल्व नहीं हो पाता है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसको कहते हैं कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट। कि अगर कभी भी आपको डायलेमा होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ही इस डायलेमा को सॉल्व करे। इश्यूज क्या क्या थे कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा या नहीं, मतलब ये तो बाद में लगाया गया, तो इज इट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। और लास्ट था
कि इसमें चेंजेस लाने के लिए कि कैसे इसको चेंज लेके आएंगे। तो आर्टिकल 368 बेसिकली आपका बात करता है कि चेंजेस वगैरह का। तो इन दोनों चीज को जब कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस हुआ, बेरूबारी केस, ठीक है। तो बेरूबारी केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है। फिर 1976 में जाके आपका केशवानंदा का भारतीय केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने प्रीवियस ऑर्डर को पलट दिया और बोला कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, यानी इसमें भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका दो इश्यूज जो प्रीएम्बल से जुड़े हुए हैं कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है और क्या प्रीएम्बल इसका पार्ट है या नहीं। अब आया आपका जब केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि प्रीएम्बल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसका मतलब उसको अमेंड भी किया जा सकता है। और अगर अमेंड किया जा सकता है तो 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन प्रीएम्बल में 3 बातें जोड़ दी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यानी ये वाला जो आपके 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और यहाँ पे इंटीग्रिटी, ये पहले नहीं थे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 3 वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड आपके 1976 में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को में से इसमें रखे गए। ठीक, पहले ये वर्ड यहाँ पे नहीं थे, सोवरेन, सोशलिस्ट और आपके ये इंटीग्रिटी। ठीक, अब बताइए प्रीएम्बल क्लियर हो गया? प्रीएम्बल समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? सैफ, प्रियांजलि, साक्षी, शालीन, शिवम, सोनाली, कोई डाउट लग रहा है? सब क्लियर हो गया सबको? सुशील, अजय, क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करिए। By which amendment of the Constitution the word socialist was incorporated in the preamble of India? क्या होगा इसका आंसर? 40 सेकंड। 40 सेकंड। ए। ये वाला क्वेश्चन बताइए। Which of the following word has not been written in the preamble of India? Dignity. Dignity. ये वर्ड क्वेश्चन बताइए। What is the true meaning of secular? Secular का मतलब क्या होगा? अच्छा बताइए, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिस्ट? मैंने आपको बताया सोशलिस्ट, सोशलिस्ट से क्या समझते हैं? वेलफेयर। कैसा वेलफेयर? इक्वल वेलफेयर, वेलफेयर टू ऑल, है ना? अच्छा बताइए, पॉलिटिकल जस्टिस से आप क्या कहते हैं? रीच टू द अनरीच। वेरी गुड साक्षी। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल जस्टिस? 3 तरह के जस्टिस देने की बात की थी ना। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होगा? Every person is treated equally. They have equal votes, like one vote for one. हाँ, एक one vote one person one vote। अच्छा बताइए कि सेक्युलर का क्या? अच्छा सेक्युलर तो हो गया। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब? We can elect our representative. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? Elect the representative. Basically, government will represent us. रिपब्लिक का मतलब कि monarch should not have the power to rule us. We will elect our government, right? This is the concept of republic. Public figure. Very good plan. Public figure. Very good. अच्छा एक चीज और बताइए। In which case Supreme Court of India has said that yes, preamble is a part of Indian Constitution. In which case Supreme Court of India has admitted that preamble is a part of Indian Constitution, so it can be Kesavananda Bharati case. केशवानंदा भारती केस। वेरी गुड। अच्छा वो अभी हमने ये भी पढ़ा, बताइए आपका इलेक्शन नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर कहाँ से अडॉप्ट किया है? हम आयरलैंड से। हाँ, आयरलैंड से। और डीपीएसपी कहाँ से ली है? Ireland. हम ये भी आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है? USSR. अच्छा बताइए पार्ट 4 में क्या किया गया है? Fundamental duties. पंचायत कहाँ पे है?
हम पार्ट 9 9 अब देखिए एक बार प्रियम्बल एक चीज और देखिए, इससे क्या किया गया कि इन्होंने बोला कि 20, देखिए फिर ये पूरा बता रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने क्या किया है, हम भारत को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए और उसके हर सिटीजन को क्या क्या जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी देने के लिए देने की बात करते हैं, ताकि इंडिया में फ्रेटर्निटी आ जाए। कहाँ पे ये बात की गई, तो आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख लीजिए डेट क्या दी है, तो ये डेट भी पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इन्होंने क्या किया, हियर बाई अपने को ही अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया। इनेक्ट मतलब उसी दिन उसको साइन भी कर दिया गया। जैसे एक होता है एक्टमेंट कि जब उसको मतलब लागू हो जाए, इनेक्ट मतलब जब साइन हो जाए, तो अभी इनेक्ट हुआ है यानी साइन हो गया, और हम अपने को ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो दे देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू कब से किया, 26 ऑफ जनवरी 1950 से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोगों कल ही बताया था, कल की क्लास में, कि इन लोगों ने लाहौर सेशन में ये बात की थी कि हर 26 ऑफ जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। लेकिन जब क्लेमेंट एटली जो आपके ब्रिटेन के वो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला हर हाल में हमें 15 अगस्त को इंडिया को छोड़ देना है। अब इंडिया वाले ये तो कह नहीं सकते थे कि नहीं नहीं हमें गुलाम रखो और 26 जनवरी को करना, क्योंकि हम तो हर साल मनाते थे। तो इन्होंने बोला कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को। लेकिन क्योंकि हम 26 ऑफ जनवरी को भी अपना इंडिपेंडेंस मनाया करते थे, इसीलिए हमने भले से नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया था, इसको लागू कब से किया, इम्प्लीमेंट कब से किया है, 26 ऑफ जनवरी 1950। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950। आपका प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट कब हुआ है, यानी सबने साइन वाइन कब कर दिया था, तो साइन कर दिया गया था आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो बन के 1949 में तैयार हुआ था, इसको लागू किया गया था आपका 1950 से। तो दिस इज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब जो है ये आपकी एमसीक्यू की शीट है, एक मिनट, दिस इज द एमसीक्यू शीट। मैं अभी रोमा मैम को दे दे रही हूँ, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। कल की क्लास में पहले हम इन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। फिर कल से आपका शुरू करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 के बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। कोशिश करेंगे कि कल आपका वेडनेसडे है, तो मैक्सिमम चीजें कल परसों तक आपकी खत्म हो जाएगी। फिर हम जहाँ पे मतलब ये जो बैच थी वो रनिंग बैच थी, लेकिन आप लोग न्यू थे तो इसलिए मैंने डे 1 से लेक्चर को कवर किया है। अब जो है कल क्लास में हम जो है पहले आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी, ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है अभी की, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनको डील करने के बाद फिर हम आगे की चीजें करेंगे। ये बताइए आपको पॉलिटी की क्लास समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है आप लोगों को? सोनाली, साक्षी, सैफ, ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत? लैंग्वेज को लेके कोई इशू तो नहीं है? थोड़ा स्लो कर दें, ठीक है, थोड़ा स्लो कर दें। बाकी तो कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, तो मैं शीट मैम को शेयर कर दे रही हूँ, और ये पूरी पीपीटी भी मैम को शेयर कर देना। आप वहां से पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो है जब आप क्लास में आए तो थोड़ा सा पीपीटी आगे से पढ़ के रखें, और क्वेश्चन को जो क्वेश्चन की शीट है वो कर लीजिएगा, ताकि कल जो है पहले क्वेश्चन की शीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकते हैं, कल से आपसे मिलेंगे पार्ट 1 और उसके आगे की चीजों के साथ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड हैव अ वेरी नाइस डे। मैम, हाँ हाँ बोलो, प्लीज गो। मैम इससे पहले तो ये सब पढ़ा, मतलब ये पूरा याद करना पड़ेगा ना, बहुत कंफ्यूजन टाइप का होता है पार्ट्स याद रखने में। वो बेटा एक दो बार आप रीड करेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए मैंने आपके साथ अभी कितनी बार 2-3 बार रिपीट किया, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा, फिर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबको शुरू में सबको लगता है कि कैसे करेंगे, हो जाएगा। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।